इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है हमारे पास में? लैंड या फिर बिल्डिंग, और लैंड और उसके ऊपर बनी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ रेंट। जैसे मैं अगर बोलूं खाली रेंट, खाली लैंड से अगर रेंट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, देयर शुड बी अ बिल्डिंग। मैं पहले भी इस चीज को डेमो लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो हमने क्या कहा, एक बिल्डिंग है, वो बनी हुई है लैंड के ऊपर, उस बिल्डिंग को किराए पे दे रहा हूं, उससे रिसीव होने वाला जो रेंट है ना, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। खाली लैंड को दे दूंगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा, ये रेंट पे लेने वाला पर्सन जो है, ये उसके अंदर क्या कर रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। यानी कि वो रह रहा है या अपना बिजनेस चला रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं बिल्डिंग को लेट आउट कर रहा हूं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए सिर्फ, तो ये गलत होगा। सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं, कमर्शियल पर्पस के लिए भी अगर मैं रेंट पे दे रहा हूं, तो जो भी मुझे रेंट रिसीव हो रहा है दैट इज नोन एज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए, वो बिल्डिंग से होना चाहिए। अब हाउस का मतलब, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हाउस मत मान लेना कि रिहायश के लिए ही। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि ये फैमिली के साथ रह रहा है टेनेंट, तो ही ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ओनर की। ऐसा नहीं। मैंने इनको एक मकान दिया, ये उसमें फैमिली के साथ रह रहे हैं, या अकेले नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन चला रहे हैं। अकेले? फरवरी के महीने में अकेला कौन है? अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं। तो ना हम क्या कह रहे हैं सर, हम ये कह रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग फॉर कमर्शियल पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस, ओनर की जो इनकम होगी दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है सर। सर ऑल्दो हम क्या कहते हैं कि जो बिजनेस होता है ना पर्सन का, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम्स में आता है। हमारे 5 हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिस चीज से बंदा बिजनेस करके कमा रहा है वो उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आती है। अब मेरा आप लोगों से सवाल कि मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरा यही बिजनेस था कि मैं हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता था, तो क्या ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होगी या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। जी जनाब, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस, whether it is business of person or not, shall be covered under the head income from house property। देखो तुम्हारे घर में ऐसा होता है ना, मैंने ये बात पहले भी बोली है कभी, तुम्हारे घर में ऐसा होता है ना कि एक रूम तुम्हारे को अपॉइंट किया होता है स्पेशली, और फिर शफलिंग होती है किसी मेहमान के आने पे, और तुम पूछ रहे होते हो मैं कर रहूंगा, मैं कर रहूंगा। अरे लालू, तुम्हारे को तो ऑलरेडी एक रूम अलॉट किया गया है। यानी कि जब हमने अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, रेंटल इनकम को एक पर्टिकुलर हेड दे दिया है, तो उसकी कोई भी तरीके की इनकम हो वो कहां इधर उधर नहीं भागेगी, वो कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी, चाहे ये बिजनेस ही क्यों ना हो उसका। यानी कि हाँ सर, हम समझ गए, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन है, सैलरीड क्लास पर्सन है, और हमारे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करके किराए पे दे दिया है और उसका किराया आ रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा। और ऐसा करते करते हम लाला बन गए, हम प्रॉपर्टी डीलर बन गए, हम बहुत बड़े रेंट रिसीवर बन गए, प्रॉपर्टीज बना बना के मैं रेंट पे दे रहा हूं, तब भी मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी। अब मैंने सैलरी इनकम करनी बंद कर दी, मैंने कहा मैं क्यों जाऊं किसी के पास में एम्प्लॉय बन के, मेरे पास तो पैसा बहुत आ रहा है, तब भी मेरा जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। ये बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भाई बहन या माता को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अभी मैं थ्योरी चला रहा हूं केवल, ठीक है जी, प्रैक्टिकल मैंने अभी तक नहीं बताया। आगे चलते हैं।
आगे सुन लेते हैं जी, थोड़ी सी और अपनी ज्ञान की वृद्धि कर लेते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को रेंट बाइफरकेट करके दिया हुआ है, रेंट बाइफरकेट करके दिया हुआ है, जैसे कि मैंने इनके साथ में एक एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट दो तरीके के बन सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने इनको क्या बोला, मैंने कहा मैडम मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी दूंगा रहने के लिए, आप मुझे किराया देना, और ये फुल्ली फर्निश्ड है। फुल्ली फर्निश्ड मतलब फर्नीचर नहीं, इसके अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। क्या फैसिलिटी होती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर? क्या हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फैसिलिटी चाहिए तुम्हें? वाटर चाहिए सर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हम कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में थोड़ी रह रहे हैं, फुल फ्लैट चाहिए हमारे को। यानी कि अगर मेरे को सिर्फ ये कमरा दे दिया जाए, यहाँ पे हीटिंग लाइटिंग ना हो, यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी ना हो, तो मैं इसका क्या करूंगा, कैसे रह पाऊंगा? पंखा ही नहीं चलेगा गर्मियों में, हीटर नहीं चलेगा सर्दियों में, तो कैसे रह पाऊंगा? तो अब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ज्वाइंट रेंट दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू योर हाउस प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड टू योर फैसिलिटी, तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। कहां आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। यानी कि अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है, मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹50,000, तो हम क्या कहेंगे? ये सारा का सारा अमाउंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है। कोई बाइफिकेशन दिख रही है क्या कि उसने हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए, हीटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना लिया और बिल्डिंग के लिए इतना लिया? कोई बाइफिकेशन नहीं दिख रही है ना। तो जी अभी तक तो हम नॉर्मल चल रहे थे, अब थोड़ा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो कि आपको हाउस प्रॉपर्टी के साथ में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट बाइफरकेट करके दिया हुआ हो कि सर ये तो आपका बिल्डिंग के लिए है, बिल्डिंग के लिए रेंट है, और ये रेंट फॉर फैसिलिटी, फैसिलिटी कौन सी? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही होती है जनरली। और तो क्या ही लोगे तुम, नेटफ्लिक्स थोड़ी ना लगा करके दूंगा। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं सर, अगर ऐसी बाइफरकेशन है, ये रेंट कहां आएगा? बोलो जल्दी बता दो फटाफट से। सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे ये बिजनेस ही क्यों ना बन जाए पर्सन का। और सर ये वाला रेंट नहीं, झूठ मत बोलो, पहले चेक करो, ध्यान से सुनना मेरी बात। इफ इट इज बिजनेस ऑफ पर्सन टू लेट आउट द हाउस प्रॉपर्टीज, तो ये रेंट जो है फैसिलिटी से, हाउस प्रॉपर्टी वाला नहीं, ये फैसिलिटी वाला रेंट कहां पे आ जाएगा? बिजनेस इनकम के अंदर आ जाएगा। इफ इट इज बिजनेस ऑफ पर्सन टू प्रोवाइड हाउस प्रॉपर्टी ऑन रेंट। ठीक है जी। तो ये फैसिलिटी वाला अमाउंट उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आ जाए। और अगर ये अदरवाइज है, यानी कि ये बिजनेस नहीं है, इसके पास तो एक हाउस प्रॉपर्टी थी जिसका कि ये बिल्डिंग के लिए रेंट ले रहा था और साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का अलग से ले रहा था, तो ये जो आ जाएगी इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी। ठीक है जी, याद रहेगा? बोलो। ठीक है जी। मैंने ये बोला सर हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, ध्यान से देख लो, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है बिल्डिंग से रिलेटेड, वो तो चाहे भगवान भी नीचे आ जाए, कहां रहेगा बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही रहेगा। लेकिन अगर फैसिलिटी के लिए अलग से हमने एग्रीमेंट बनाया है, हमने क्या कहा है कि इतना तो बिल्डिंग के लिए लूंगा और रिमेनिंग लूंगा किसके लिए? फैसिलिटी के लिए। 50,000 रुपए किराए पे मैंने मकान दिया विद फैसिलिटी, 30,000 रुपए बिल्डिंग का रेंट और 20,000 रुपए फैसिलिटी का रेंट।
तो जो फैसिलिटी वाला रेंट है ना, उसके लिए सोचना है हमने कि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा या अदर सोर्सेज में जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये हाउस प्रॉपर्टी से या बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। बिल्डिंग वाला पोर्शन तो हाउस प्रॉपर्टी में चला गया। अब ये जो फैसिलिटी वाला पोर्शन है, ये या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। ये रूल्स हैं जी, समझ में आई बात? अब एक और बात बता देता हूं, मैंने क्या बोला था कि एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग, है ना, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तो जो हमारी हट्स वगैरह होती हैं, जो कि हमारी टेम्परेरी इरेक्शंस होती हैं, उनसे अगर कोई रेंट रिसीव हो जाए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। बात समझ में आई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। सर झोपड़ी को भी किराए पे दिया जाता है क्या? हाँ, मुंबई में होता है ऐसा। तो हट से अगर किराए पे किराया आ रहा है हमारा, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन के अंदर क्या कहा था? एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग, एंड हट इज नॉट अ बिल्डिंग, इट इज टेम्परेरी इरेक्शन। ठीक है जी, ओके। अच्छा सर, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने पास में पढ़ते हैं सेक्शन 28। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सेक्शन 28 हमारे को एनुअल वैल्यू बताती है। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हमारे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। पहले हम समझ लेते हैं इस चीज को। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है हमने जो रेंट रिसीव या फिर रिसीवेबल किया। आइए जल्दी आइए, फटाफट से सेटल हो जाओ, जल्दी जल्दी। अरे जगह दो उसको, वैसे पैर में चोट लगी है बेचारी की। आगे हो जा बेटा, आगे हो जा। हाँ जी, रेंट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज नोन एज एनुअल वैल्यू। आओ समझ लेते हैं इसको कि कैसे निकाला जाएगा। मान लो जी मैंने अपना मकान किराए पे दिया, कब से कब तक? 1/4/2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। ठीक है ना? यही होता है ना फाइनेंशियल ईयर हमारे पास में। अब इस दौरान मेरे पास में 20,000 रुपए पर मंथ रेंट आने वाला था, तो ये मेरी एनुअल वैल्यू एक तरीके से, यानी कि इतना रेंट में रिसीव करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वो अमाउंट है जो कि टेनेंट मुझे दे रहा है, तो क्या मैं सही हूं? टेनेंट अगर मेरे को कोई अमाउंट दे रहा है तो क्या वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? वो क्या है? अच्छा छोड़ो, आप मुझे फीस दे रहे हैं, तो क्या फीस मेरी इनकम है? मैंने बिजनेस है, मैंने किस हेड की इनकम है ये नहीं पूछा। मैंने कहा क्या ये मेरी इनकम है? जो आप लोग मुझे फीस देते हो, क्या ये मेरी इनकम है? आप तो झूठे हो, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। उसमें से एक्सपेंस माइनस होंगे। आपने मुझे पैसे दिए ना, वो मेरी फी रिसिप्ट्स हैं। अब ये लाइट जल रही है, ये पियोन की सैलरी है, ये बिल्डिंग का रेंट है, सब कुछ एडजस्ट करूंगा तभी तो मेरी इनकम आएगी ना। इनकम क्या है? जो मैं ले जाकर के बीवी के हाथ पे रख देता हूं। अब यहाँ पे अगर पेमेंट किए बिना सारा का सारा जो तुमने दिया है वो ले जाकर के बीवी के हाथ पे रख दूं, तो नंदू मेरा सिर फोड़ देगा कि भाई मेरी सैलरी कौन देगा सर? यहाँ का लैंडलॉर्ड, बिल्डिंग का ओनर, वो मेरा सिर फोड़ देगा, रेंट तो दिया नहीं, तो वो कहां से दूंगा? वो इसी प्रोसेस से दूंगा। तो इसी तरीके से जब एक ओनर होता है और ओनर रेंट रिसीव करता है, तो वो अपने सारे के सारे बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे भी उसमें एडजस्ट करता है, तब इनकम आती है। तो रेंट रिसीव्ड इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, तो ये जो 20,000 रुपए पर मंथ है, ये मेरा रेंट है। ठीक है जी, अब इसको मैं कहता हूं ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू 20,000 रुपए। लेकिन ये जो रेंट है ना, इसको हम कहते हैं एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल, चाहे कुछ हो, बाद में मिले चाहे अभी मिल रहा है। तो मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया सर? 20,000 इंटू 12 कितना होता है? 2,40,000 रुपए। ये मेरा एक्चुअल रेंट है। मैं क्या कंप्यूट कर रहा हूं? मैं कंप्यूट कर रहा हूं सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, जो कि अभी तक क्वेश्चन में बताया नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट, विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर ये एक्चुअल रेंट तो समझ में आ गया, ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या है ना, ये नहीं समझ में आया अभी तक। ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? देखो, अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पता है क्या कहता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम आपसे ना टैक्स लेंगे। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले है ना, रेंट रिसीव्ड को हम क्या मानेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानेंगे, यानी कि आपने रिसीव किया उसको हम आपका बेस मानेंगे, उसमें से खर्चे माइनस करेंगे। लेकिन जो आपने रिसीव किया या आप रिसीव कर सकते थे, उसकी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है? जो आपको रिसीव हुआ या आपको जिसके रिसीव होने की आकांक्षा थी, एक्सपेक्टेशन, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही आपका बेस माना जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसके अंदर से एक्सपेंसेस माइनस किए जाएंगे। अब ना ये बात मैं भी पढ़ रहा था, एक्सपेक्टेड से कैसे हो सकता है ना, मैं भी, मेरे भी दिमाग में ये बात आई जब मैं छोटा बच्चा था, तुम्हारी तरह इन्हीं कुर्सियों पे बैठता था। मैंने कहा इस तरीके से, तो अपने टीचर को बोला, मैंने कहा सर ऐसे तो हम लुट जाएंगे। क्यों लुट जाएंगे? सर मैं इस कमरे का ओनर हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस कमरे से पर मंथ 500 करोड़ आए। मजा आया? 500 करोड़ को मैं बेस मान रहा हूं पर मंथ, इंटू 12 कर लो, पता नहीं कितने करोड़, कितनी जीरो लगेंगी, हम तो लगा भी नहीं पाएंगे। उतने करोड़ की एक्सपेक्टेशन, और ये कमरा जा रहा है रेंट पे कितने में? 10,000 रुपए पर मंथ। इज इट फेयर? गलत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कैसे कर दिया? ये कैसे बोल दिया उन्होंने कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कह रहे हो आप? एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है मेरी। अगर एक्सपेक्टेशन के बेस पे, तो कोई एक्सपेक्टेशन को अपनी जाहिर करना चाहेगा, कहेगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो इस रूम से एक्सपेक्ट नहीं करता 1 रुपया भी आए, ये तो 20,000 रुपए महीना आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो क्या टेनेंट तुम्हारे को देगा? अगर तुम्हारे सिर पे एग्जाम का खतरा ना हो तो तुम पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ेंगे सर। हम तो चाह रहे हैं हमारे को फ्री में डिग्री मिल जाए और हम पकड़ पकड़ के सबका ऑडिट कर दें। गलत या सही, सामने वाला डूबे तो डूबे, हमें क्या मतलब। तो एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे तो सामने से एक्चुअल रेंट कोई देगा ही नहीं। अगर मान लो टेनेंट आया मेरे पास में, भाई साहब क्या रेंट है इस कमरे का, और मैं कहता हूं उसको जो इच्छा हो दे देना या ना दे देना, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन बताऊंगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पे टैक्स लगा देगा। अब ये तो गहन समस्या है, मानते हो? तो बेटा यहां पे है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, लॉ मेकर्स ने बोला, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो आपके मन से नहीं पूछी जाएगी, वो 3 फैक्टर के ऊपर डिफाइन की जाएगी। देखो कैसे हंस रहा है। ठीक है जी। अब ये 3 फैक्टर कौन से हैं? पहले ये बात हजम हो गई कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर इज माई ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से मैं एक्सपेंसेस माइनस करूंगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो मुझे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल रेंट मेरे पास है, एक्सपेक्टेड रेंट का मुझे पता करना है कि कैसे निकाला जाता है। तो मैं लिखता हूं सर, हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट, हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड रेंट। देखो जी, एक्सपेक्टेड रेंट है ना जो, वो 3 चीजों के ऊपर डिफाइन होता है।
क्या है सर ये तीन चीजें? पहले समझ लेते हैं फिर कंबाइन कर देंगे। नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, नंबर 2 फेयर रेंटल वैल्यू, और नंबर 3 स्टैंडर्ड रेंट। ये तीन फैक्टर है। पहले इनके बारे में ना पता कर लेते हैं, फिर पता करेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या है? जब मेरे को कुछ एक्सपेक्ट करना है तो मैं किसी से सलाह लूंगा कि नहीं लूंगा? तो पहली सलाह मैं किससे लूं? सर अपनी म्युनिसिपैलिटी से ले लो। मैं गया भागता भागता, मैंने अपना मकान का स्ट्रक्चर खड़ा किया और मैंने उसको रेंट पे देना था। अब रेंट पे देने के लिए मुझे अपने किराएदार को बताना था कि हाँ जी मैं आपसे कितना रेंट एक्सपेक्ट करता हूं, कितना रेंट एक्सपेक्ट करूं। भागता भागता गया मैं सरकारी दफ्तर में म्युनिसिपल वैल्यूएशन पता करने, म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में। मैंने कहा सर सुनो, फलानी लोकेलिटी के अंदर फलाना मकान मेरा है। वो कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हमने ही तो नंबर डाले हैं वहां पे। मैंने कहा उसको मैं किराए पे देना चाहता हूं, आप ये बताओ कि मैं अपने किराएदार से कितना रेंट एक्सपेक्ट करूं। तो म्युनिसिपैलिटी ने बता दिया मुझे, कहते हैं 10,000 रुपए पर मंथ मान लो इस सर्कल रेट के हिसाब से, यानी कि जिस लोकेलिटी में तुम रह रहे हो। अब सोच करके देखो, यहाँ लक्ष्मी नगर की म्युनिसिपैलिटी है और एक पश्चिम बिहार की म्युनिसिपैलिटी है और एक दिलशाद गार्डन की म्युनिसिपैलिटी है, एक नोएडा की म्युनिसिपैलिटी है। सबके रेंट अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? एक रह रहे हो तुम त्रिलोकपुरी में, एक रह रहे हो तुम कनॉट प्लेस में। क्यों होते हैं ये अलग अलग? सर सरकार डिफरेंशिएट करती है। वहां पे उन्होंने जो फैसिलिटी तुम्हें दी है ना, उसको कहते हैं सर्कल रेट। फैसिलिटी क्या दी है वहां पे? जो सीवरेज सिस्टम, जो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, जो क्या नाम है लोकेलिटी की, बढ़िया लोकेलिटी की, जो कि सड़क से बनती है या फिर गार्डन से बनती है, जैसी लोकेलिटी में जैसा फैसिलिटी म्युनिसिपैलिटी देगी उसी के हिसाब से सर्कल रेट लगाती है, और उसी को हम कहते हैं क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। तो मेरा पहला आसरा कौन था? मेरा पहला आसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि म्युनिसिपैलिटी। मैंने म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस जाकर के पता कर लिया कि मैं अपने मकान का रेंट कितना ले सकता हूँ। बोल बच्चे। ये भी तो होता है कि आसपास मेट्रो है, मॉल है, उसके हिसाब से। हाँ उसके हिसाब से भी, फैसिलिटीज के हिसाब से, हाँ सब कुछ देखा जाता है। ठीक है जी, तो म्युनिसिपैलिटी ने मुझे बता दिया। तो इसमें कोई शक कि सबसे पहले मुझे म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर जाना चाहिए था? हम चले गए, हमने बात कर ली। लेकिन ना एक बात बताओ, कहीं जा भी रहे होते हैं, एक बंदे से रास्ता पूछते हैं, तसल्ली नहीं होती ना यार, पता नहीं इसको पता है कि नहीं पता सही सही। तो हम ना चले गए अपने पड़ोसी के घर। पड़ोसी का घर क्या है? हमारे नेबरहुड में सेम लोकेलिटी के अंदर सेम एरिया का मकान। मैंने बोला, मैंने कहा भाई साहब जितने एरिया में मेरा मकान है इतने एरिया में ही तुम्हारा मकान है, और तुमने अपने किराए पे दिया हुआ है, तुम अपने किराएदार से कितना पैसा लेते? उससे भी सलाह ले ली मैंने। इसको क्या कहते हैं? फेयर रेंटल वैल्यू। यानी कि फेयर रेंटल वैल्यू इज रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सो डिफाइंड बाय पर्सन इन नेबरहुड on the basis of area, on the basis of portion of house property। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी है, मेरी जो बिल्डिंग है वो 300 स्क्वायर फुट की है और मैं 1000 स्क्वायर फुट वाले से जाकर के बात कर रहा हूं। सेम लोकेलिटी में, सेम एरिया के अंदर, सेम एरिया का जो क्या नाम है बिल्डिंग होगा ना, उससे जाकर के पूछूंगा। दैट इज नोन एज फेयर रेंटल वैल्यू। तो ये पड़ोसी की वैल्यू है। पड़ोसी ने बताया सर आप 12,000 रुपए मांगेंगे ना पर मंथ तो भी आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस और बढ़ा क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। एक आता है जी स्टैंडर्ड रेंट, हमारे पास में ना इंडिया के अंदर है रेंट कंट्रोल एक्ट। ये ना ओल्ड दिल्ली जैसे एरियाज में लगता है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1947 है, उसके अंडर आता है स्टैंडर्ड रेंट, और ये डिफाइन करता है, कहता है इससे ज्यादा तो ना आप ले ही नहीं सकते, और ये हर जगह एप्लीकेबल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हम लक्ष्मी नगर में बैठे हैं, यहाँ कोई रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं दरियागंज में चला जाऊंगा ओल्ड दिल्ली के अंदर, वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल। ओल्ड दिल्ली में
कहां से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, जहां एप्लीकेबल होगा वो क्वेश्चन बता देगा। वो क्वेश्चन आपको बोल देगा कि स्टैंडर्ड रेंट इस क्वेश्चन में 5,000 10,000 जो भी होगा। और स्टैंडर्ड रेंट क्यों बोला जाता है, हमने एक अपर कैप लगा देते हैं कि आप इससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड रेंट। फिर फेयर रेंटल वैल्यू कौन बताता है? मीडिया में बुलाया है, हर जगह पे नहीं हाँ, हर जगह पे नहीं लगाया जाता, इसकी एक लंबी कहानी है आजादी के बाद की, मैं तसल्ली से किसी दिन सुनाऊंगा, अभी तो मैं चैप्टर कराने के मूड में हूं कि क्यों नहीं लगाया जाता। फेयर रेंटल वैल्यू, हाँ बेटा, फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है वो वाली वैल्यू जो कि हमने पड़ोसी से अपनी हाउस प्रॉपर्टी का रेंट पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, देख म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्या होता है, हम सरकार से पूछ रहे हैं। फेयर रेंटल वैल्यू क्या है, हम किससे पूछ रहे हैं, अपने पड़ोसी से पूछ रहे हैं। और स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट ने डिफाइन कर रखा है। अब रेंट कंट्रोल एक्ट ने डिफाइन कर रखा है 7,000 रुपए पर मंथ, कि आप इस एरिया के अंदर 7,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं ले सकते। और ये जरूरी नहीं है कि 7,000 पर मंथ हो ही हो, ये नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि मैं पश्चिम बिहार में रह रहा हूं तो मेरे पास में रेंट कंट्रोल एक्ट वहां पे है ही नहीं, तब रेस में कौन दौड़ रहा है, ऊपर वाले दो। अच्छा एक बात बताओ, नॉट एप्लीकेबल का मतलब नॉट एप्लीकेबल होता है या निल होता है? निल और नॉट एप्लीकेबल में क्या फर्क है? अगर एप्लीकेबल होगा तभी निल होगा, बच्चे ने बहुत बढ़िया बात की। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, हम ना 3 लोग रेस में दौड़ रहे थे, एक बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो हम ये बोलेंगे कि वो हार गया या फिर ये बोलेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया? बात समझ में आई ना? तो ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब निल नहीं होता पढ़े लिखे बच्चों, तो मत कर देना एग्जाम के अंदर निल मान करके, ठीक है। अच्छा तो अब मैं इन तीनों टर्म्स को डिफाइन कर चुका हूं, बता चुका हूं। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है इन 3 टर्म्स के बारे में? हम निकाल क्या रहे थे, हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे थे। क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के अंदर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, हम लोगों ने ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानना था। एक्चुअल तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड इन 3 चीजों के ऊपर डिफाइंड होता है। और ये कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है, इन दोनों का हायर फिर उन दोनों का लोअर। यानी कि आज के बाद आपसे कोई पूछेगा, आप क्या कहेंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? सर एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि यहां पे अगर मैं नॉट एप्लीकेबल को हटा करके 7,000 रुपए पर मंथ लिख दूं तो हमारे पास में हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, बोलो जवाब दो, 10 या 12? सर 12, फिर 12 या 7, लोअर 7, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर बोला है कि आप 7,000 से ज्यादा रेंट ले ही नहीं सकते। लेकिन ऑर्डर यही लिखना, अगर तुमने स्टैंडर्ड रेंट को सबसे ऊपर लिख दिया और रेंटल फेयर रेंटल वैल्यू को उसके नीचे लिख दिया और म्युनिसिपल वैल्यूएशन को सबसे नीचे लिख दिया, ऑर्डर बिगाड़ दिया ना अगर तुमने इसका, तो तुम्हारा हायर लोअर भी बिगड़ जाएगा। तो ऑर्डर यही लिखना, क्या ऑर्डर लिखोगे, सबसे ऊपर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, दूसरी बारी में फेयर रेंटल वैल्यू। अच्छा एक बात सोच करके बताओ, तुम्हारा पड़ोसी क्या सरकार से ऊपर है? सबसे ऊपर कौन है? तो देखो मैंने सबसे ऊपर सरकार को ही तो लिखा है, फिर पड़ोसी, फिर अगेन सैंडविच बन गया ये तो पड़ोसी का, क्योंकि फिर से सरकार आ गई, है ना जी। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, ऐसे ही लिखना है हमको। और हम क्या बोलते हैं कि ग्रॉस हमारी एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, मेरे साथ बोलो, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके गॉट इट? अच्छा ठीक है। अब देखो ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल करके आ गया, एक्चुअल रेंट कितना था, एक्सपेक्टेड रेंट के हिसाब से मैं 7,000 इंटू 12 कर देता हूं,
84,000 आ गया है ना, और मेरा एक्चुअल रेंट कितना था 2,40,000। अब दिवाकर बैठा हुआ है कुर्सियों पे बच्चों वाली, और सामने बना रहा है बढ़ा रहा है कोई टीचर। तो दिवाकर के दिमाग में एक बात आई, उसने अपने टीचर से पूछा कि सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला था स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा ले नहीं सकते, तो ये 2,40,000 कैसे ले लिया इसने? बात समझ में आई? तो टीचर कहते हैं गो टू द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड द इशू। फिर दिवाकर गया अपनी कोर्ट के पास में। ये कोर्ट का नाम होता है बेयर एक्ट। क्या नाम होता है? बेयर एक्ट। बेयर एक्ट, बेयर एक्ट हमारा रॉ लॉ होता है जो पार्लियामेंट से आता है, उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। तो मैंने कहा भाई इसके अंदर तो पूछना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा है तो क्यों है, क्योंकि क्यों है के पीछे भागेंगे तो चीजें अपने आप याद रह जाती। तो मैंने जो ज्ञान अर्जित किया वो तुम्हारे साथ में बांटता हूं कि एक बात बताओ, सोचने वाली बात है। मैं किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। मेरा टेनेंट है ना, मेरे पास आया, ये गुड़िया मेरी टेनेंट बन करके आई। मैंने इसको बोला, कहती है हाँ सर क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे? मैंने कहा गुड़िया म्युनिसिपल वैल्यूएशन 10,000 पर मंथ है, फेयर रेंटल वैल्यू मेरा पड़ोसी कहता है, मतलब सरकार कहती है कि मैं आपसे 10,000 ले सकता हूं, मेरा पड़ोसी कहता है कि मैं आपसे 12,000 रुपए पर मंथ ले सकता हूं, लेकिन मेरा रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि मैं 7,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं ले सकता हूं। तो ये तो खुश हो गई, कहती है अच्छा इसका मतलब आप मेरे को 84,000 में 7,000 पर मंथ के हिसाब से 84,000 में ये हाउस प्रॉपर्टी देने वाले हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल देने वाला हूं, लेकिन आपको पता है आज सुबह ना एक पर्सन आया था, वो मुझे कह रहा था सबकी सुन ली है मैंने, सबकी सुन ली है मैंने, म्युनिसिपैलिटी की भी, पड़ोसी की भी, रेंट कंट्रोल एक्ट की भी, अब अपनी भी सुनाना चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा हाँ मैं आपको 84,000 में ये देना चाहता हूं, लेकिन ना आज सुबह आपसे पहले ना 1 घंटा पहले एक पर्सन आया था, वो कह रहा था इतना बढ़िया मकान सिर्फ 84,000 में दोगे? मैं आपको इसके 2,40,000 रुपए देने को तैयार हूं। आपसे पहले वाला व्यक्ति कह करके गया था। तो अब बताओ मैं आपको 84,000 में दे दूं और या फिर उसको 2,40,000 में दे दूं? तो वो समझ गई, वो समझ गई कि सर ना बहाना बना रहे हैं, मुझसे 2,40,000 रुपए लेना चाहते हैं। और साथ में मैंने बोल दिया कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम 84,000 में भी ले सकती हो, लेकिन उसको पक्का पता है। अब मेरे हिसाब से अगर सामने वाला देने को तैयार है 2,40,000 रुपए और ये देने को तैयार है 84,000 रुपीज, बताओ जी मुझे किसको देना चाहिए? 240 वाले को देना चाहिए ना। आपकी आत्मा ये गवाही दे रही है ना। तो मैंने, देने वाले ने ना कोई कंप्लेंट नहीं की, मैंने उसका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया, लेकिन वो कहता आहा इतना सुंदर मकान है, 2,40,000 रुपए में देने को तैयार हूं उसके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हाँ ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हाँ ठीक है कि रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आप इस मकान का 84,000 रुपीज से ज्यादा नहीं ले सकते पर एनम, लेकिन अगर देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार है, तो मैं काहे नहीं अपना टैक्स वसूल करूं उस वैल्यू पे जो आपकी एक्चुअल इनकम है। बात समझ में आई? सोचो मेरे टेनेंट को पैसे देने में दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे रिसीव करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं हो रही कहीं पे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मैं 84,000 पे टैक्स लूं या 2,40,000 के ऊपर टैक्स लूं? 2,40,000 के ऊपर ज्यादा टैक्स बनेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है जब तुम दोनों राजी हो तो मैं 84,000 रुपए पे क्यों टैक्स लूंगा, मैं भी 2,40,000 रुपए पे लूंगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द एक्चुअल रेंट जीत गया। इन दोनों का हायर ही बोला था ना मैंने ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट, ओ सॉरी म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेड रेंट। एंड एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे फिर एक्चुअल रेंट से, फिर दोनों में जो जीत जाएगा वो
ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा, यानी कि बेस बन जाएगा मेरी इनकम के लिए। अच्छा जी, ठीक है सर। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हो इन दोनों के बीच में सेमीफाइनल हो रहा था, क्वार्टर फाइनल हो रहा था, इन दोनों के बीच में सेमीफाइनल हुआ और ये तो ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंचा हुआ, पहले ही पहुंचा हुआ है ना जी। बात समझ में आई? अच्छा जी, चलो अब ना इसको एक काम करते हैं, तमीज से लिख लेते हैं। लिख लो जी इसको। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने लिखा आप लोगों के लिए। मिस्टर एक्स लेट आउट 70% पोर्शन ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ ₹10,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 80,000, फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000 और स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को अपना एक्सपेक्टेड रेंट निकालना होगा, और एक्सपेक्टेड रेंट किन चीजों से बनता है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। 80,000, 1,20,000 और नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब नॉट एप्लीकेबल होता है सर इन दोनों का हायर, यानी कि 1,20,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। क्या ये सही है? क्या आप मेरी बात से सहमत है? जी सर। की आवाज नहीं आई। एक बच्चा मना कर रहा है। हाँ बेटा बोल, क्या ये सही है? ऑनलाइन में एक बच्चा कह रहा है, कहता है नहीं सर ये आपने गलत किया। मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या गलती की है इसमें। सर हाँ जी बोला था मैंने। अच्छा हाँ जी बोला था, ये भी बदल गया। हाँ जी, ये मैंने गलत किया है क्योंकि मुझे 70% पोर्शन चाहिए। गेम ओवर, फर्स्ट ही पॉइंट। इसका भी 70% निकलेगा? इसका भी 70% निकलेगा का क्या मतलब है? किसका? क्यों निकाला तुमने एक्चुअल का? देखो लैंग्वेज को पढ़ो, अंग्रेजी का विशिष्ट ज्ञान नहीं है, यानी कि तुम्हें जरा ध्यान से पढ़ो। मिस्टर एक्स लेट आउट 70% ऑफ हिज पोर्शन, यानी कि 70% पोर्शन के लिए वो 10,000 रुपए पर मंथ ले रहा है। तो 10,000 का क्यों करोगे तुम? वैल्यूएशन तो 70% पे करके देनी चाहिए। क्या करके देनी चाहिए थी सर? कभी भी ये चीजें नहीं दिया हुआ होगा ना तो ये फुल हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाती है। ठीक है, समझ में आया? देखो वो बच्चा मुझसे नाराज हो गया, कहता है मेरा आंसर गलत हो गया, मेरी गोभी खराब करा दी जरा सुबह सुबह। कितना आ गया ये? 84,000। कितना आया बता क्यों नहीं रहे हो? 84,000 से 84,000। 84,000। और फिर एक्चुअल रेंट 10,000 into 12, 1,20,000। बताओ कौन जीत गया दोनों में से? सर एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड जीत गया। एक्चुअल। दुष्ट प्राणी, नींद में हो अभी तक। ठीक है जी, तो मेरा एक्चुअल रेंट मेरा क्या नाम है, जीएवी कितना आ जाएगा? 1,20,000। सिंपल। ठीक है, क्यों नहीं लिया? एक बारी पढ़ो जरा वहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कहता है मिस्टर एक्स ने ना लेट आउट किया 70% पोर्शन ऑन अ रेंट ऑफ ₹10,000, यानी कि 10,000 रिप्रेजेंट रेंट फॉर 70% पोर्शन। ये देखो ना, हम कहते हैं ये हमें मिस्टर एक्स, हमारा ये 70% पोर्शन से रेंट कितना आ रहा था? 10,000 रुपए पर मंथ। यही तो लिखा है ऊपर, देखो पढ़ो। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होगी मैं आगे नहीं चलूंगा। सर फिर जो फेयर रेंटल
वैल्यूएशन करते हैं तो सर वो आपने बताया कि सेम एरिया सेम लोकेलिटी में करते हैं तो सर नेबरहुड से हाँ, पूछ के neighborhood से करते हैं तो सर एरिया तो सेम ही तो 70% की हुई ना वो। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन के अंदर ना गिवन हो, और जैसे मैंने नहीं दिया जान के, ये बताने के लिए ही तो किया है मैंने। नहीं तो सर क्या अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1 मिनट के लिए डिटेल्स ऑफ कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी तो आप जान जाते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन और ये डिटेल दी हुई है म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, देन इट इज रिलेटेड टू कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट। हम ये मानते हैं। लड़ाई मत करो मुझसे, मैं सिखा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही मानता है। कभी हम जाते हैं ना किसी के पास में, सुनो मेरी बात ध्यान से, हम म्यूनिसिपैलिटी के पास जाएंगे ना तो वो हमारे सर्कल रेट बताएगा हमारे मकान के हिसाब से। बात समझ में आई? हमारी छत के हिसाब से एक पोर्शन का नहीं बताएगा, कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी का बताएगा। उसका हम फिर 50-50 कर देते हैं उस हिसाब से, लेकिन यहां मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि 70% पोर्शन के लिए 10,000 रुपए लिए गए, तो 10,000 का 70% मत करना, लेकिन वो जो डिटेल्स दी हुई हैं वो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि अगर मेंशन नहीं है तो कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएंगी, और कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी की मानी जाएंगी तो हमें उसका 70% करना होगा। ठीक है? ओके, अच्छा जी। कैसे प्रेजेंट करना है? नहीं, प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। ऐसे टेढ़ा टेढ़ा प्रेजेंट करेगा, मजे ले रहा तू भी है? अच्छा, देखो कैसे, मतलब जैसे भी मौका लगता है ना टीचर को दबोच लिया जाता है। कहते हैं आप ही ने ऐसा सिखाया था। देखो ध्यान से जी, अब जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 5 लाइनों के अंदर 5 नंबर मिलेंगे आपको, तो मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं। देखो आओ, सबसे ऊपर हमने निकालना सीख लिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। ये म्युनिसिपल टैक्सेस क्या है? आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं साल के दौरान? कभी पापा से पूछना, पापा हाउस टैक्स पे किया आपने? हम हाउस टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट। क्यों पे करते हैं पता है तुम्हारे को? हम ना एक थैंक यू अमाउंट देते हैं, सर थैंक यू, आपने हमारे को ऐसे एरिया में रहने का मौका दिया और साथ ही सीवरेज सिस्टम दिए, साथ ही आपने अच्छी गार्डन फैसिलिटी दी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दी लोकेलिटी के हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्कल रेट के हिसाब से म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं। आपके टेनेंट ने आपको किराया दिया रहने के लिए, और आपने क्या किया? उस बिल्डिंग का म्युनिसिपल टैक्स पे किया, यानी कि आपकी जेब से पैसा गया। तो क्या ये आपकी नजर में आपका एक खर्चा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम भी मानते हैं जी आपका खर्चा है, तो कहता है इसको यहां से डिडक्ट कर दे, माइनस कर देंगे। लेकिन ना एक बात सुनो, पेड बाय ओनर ओनली फॉर एनी ईयर। अब इसका क्या मतलब है? कभी कभी है ना मेरे टेनेंट को मुझ पे बहुत प्यार आ जाता है, कहता है आप बहुत खर्चा करते हो, आप बहुत खर्चा करते हो, कुछ खर्चा मुझे भी करने दिया। ऐसा कहता है टेनेंट, कहता है मैं यहाँ पे रह रहा हूं, मेरा मन कर रहा है मैं भी कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दूं, है तो आपके लेकिन मैं पे कर देता हूं। अब एक बात बताओ, ये गुड़िया मेरी टेनेंट थी और मैं लैंडलॉर्ड था, मैंने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए, इनकम किसकी कैलकुलेट हो रही है? मेरी हो रही है। तो मेरे एक्सपेंसेस डिडक्ट करूं या इसके भी साथ में मिला करके डिडक्ट कर दूं? अपने ही करने चाहिए ना। देखो वही तो लिखा है यहाँ पे, पेड बाय ओनर ओनली। क्यों? क्योंकि हम इनकम किसकी निकाल रहे हैं? ओनर की निकाल रहे हैं सर, टेनेंट की थोड़ी निकाल रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एनी ईयर का क्या मतलब है?
अब सरकार को अगर तुम कोई टैक्स पे करते हो, मान लो मेरा मन कर रहा है कि देश की डेवलपमेंट में मैं भागीदारी दूं और मैंने अगले 10 साल के म्युनिसिपल टैक्सेस आज ही पे कर, या फिर कुछ प्रीवियस ड्यूज थे वो आज ही पे कर दिए, तो इसकी डिडक्शन मुझे मिल जाएगी, लेकिन पेड बाय ओनर होना चाहिए, इसको हम खर्चा मानेंगे। ठीक है जी, तो हम क्या कहते हैं, नाम लिखा होता है कि किसने पे किया। हाँ एक बात बता, तू नीचे जाता है और जाकर के कोई सामान खरीदता है, वो तेरे से तेरा नाम पूछता है, हाँ रिसेप्शन भी पूछ लेते, तो नाम नहीं लिखा जाएगा क्या? तुम कोई रिसिप्ट ले रहे हो, उसपे तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा? या ऐसा कहेगा कोई रॉबिन हुड आया था और पैसे दे गया है, से थोड़ी, कैसी कैसी बातें करते हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है ऐसा लिखने का? अच्छा जी, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं नेट एनुअल वैल्यू। आएंगे आएंगे चाचा, शांति रखो, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू, अब सोचो, ध्यान देना मेरी बात पे, लॉ मेकर्स को ये मालूम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये बात मालूम है कि तुम पूरे साल के दौरान रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश करवाते हो। इसने मुझसे किराए पे मकान लिया, अब दिवाली आ गई या ईद आ गई, जैसा भी इसका मन था, इसने कहा सर इसको रहने लायक तो बनवा दो, ये खुद नहीं करवाएगी, मुझसे लेगी कि सर इसका रिपेयर रिन्यूअल तो करवा दो, मकान ठीक नहीं हुए हैं, रहने लायक नहीं है, रहने लायक मकान का किराया दे रही हूं मैं आपको, तो रिपेयर रिन्यूअल मैं करवा देता हूं। और जनरली सारे ही 1 साल के अंदर रिपेयर रिन्यूअल करवाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये बात मालूम। लेकिन एक बात बताओ, कोई पर्सन होता है रिपेयर रिन्यूअल के नाम पे ऐसे ही सफेदी करवा देता है, बस फटाफट से पोछा लगवा दिया, हो गया साफ। और एक होता है टेक्सचर, कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार किसने क्या खर्चा किया होगा, और इतने सारे लोग और सबके लिए कॉमन रूल बनाना है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा, लॉ मेकर्स ने कहा, कहते हैं सुनो सर, हम ना यहां से आपको डिडक्शन दे देंगे अंडर सेक्शन 24, और इसके ए पार्ट में हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब सबके लिए सेम। क्या डिडक्शन? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जाओ मौज करो, यानी कि आपका इस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हमने रेंट रिसीव किया था, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किए थे कुछ, ये हमारा नेट रेंट रह गया था। अब नेट रेंट में से ना फिर फर्दर कुछ एक्सपेंसेस की डिडक्शन दी गई। क्या है ये एक्सपेंसेस? ड्यूरिंग द ईयर रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश ग्राउंड रेंट अटरम जटरम जितने भी खर्चे हैं सबके लिए वो कहते हैं हम मानते हैं कि ये आपकी इनकम का 30% है, तो आप इसको 30% ऑफ एनएवी को अलग से माइनस कर देना। अब बच्चों का सवाल, बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर एक बात बताओ, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन के हिसाब से 30% जो बन रहा है वो बन रहा है 30,000 मान लो, और हमने एक्चुअली खर्चा किया है 10,000, तो हम 10,000 लिखें या 30,000 लिखें? मेरा जवाब 30,000 लिखो, क्योंकि वहां लिखा हुआ है 30%। सर अगर हमने रिपेयर रिन्यूअल करवाया ही नहीं है तो भी क्या 30% दें? हाँ तब भी दो, यानी कि क्वेश्चन में रिपेयर रिन्यूअल दिया हुआ हो, व्हाइट वॉश दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, आपको 30% डिडक्ट करना ही करना है। वो दिया हो या ना दिया हो, और दिया हो तो 30% से ज्यादा दिया हो या 30% से कम दिया हो, आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना है। और आपको डिडक्ट कितना करना है? 30%। बस बात समझ में आ गई?
सबके लिए कॉमन रूल बना दिया हमने। भाई साहब आप चाहे टेक्सचर पेंटिंग करवा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका सारा का सारा ये रिपेयर, रिन्यूअल, व्हाइट वॉश, अकड़म दकड़म जितने भी छोट-मोट खर्चे, सबके लिए 30% हमने आपको छूट दे दी। इसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे, माइनस कर दिया, ये समझ करके कि ये आपका एक एक्सपेंस। कोई शक? चलें आगे। इसका बी पार्ट भी है। अच्छा सर, इसका मतलब और भी एक्सपेंस माइनस होंगे? हाँ, अब हो सकता है कि तुमने जब मकान बनाया, सुन रहे हो, जब तुमने मकान बनाया तो तुम्हारी जेब में पैसा नहीं था। मैं जाता हूं एक बैंक के पास में और बोलता हूं सर मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं अच्छी सी इनकम अर्न करता हूं, क्या आप मुझे लोन देंगे? तो वो मेरे पिछले टैक्स रेवेन्यू को देखते हुए, यानी कि अमाउंट को देखते हुए, टैक्स पेमेंट्स को देखते हुए वो मेरे को दे देते हैं, लोन पास कर देते हैं मेरा, और मैं जाकर के उस लोन को कंस्ट्रक्शन के अंदर लगा देता हूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, या फिर कोई बनी बनी हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेता हूं। अब इसके ऊपर सोचने वाली बात है, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का लोन लिया था और 50 लाख रुपए का लोन दिया था, क्या कोई सुख या दुख है मेरे लिए? नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट को जब आया तो मैं सुखी नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, और प्रिंसिपल अमाउंट जब गया तो मैं दुखी नहीं हुआ। दुख कब होगा? जब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, लॉ मेकर्स कहते हैं सुनो सर, हमें मालूम है आपके पास में एक और खर्चा हो सकता है, इफ एनी। रिपेयर रिन्यूअल सबके लिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल किसके लिए? जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि उसने लोन लिया, जबरदस्ती ना लोन दिलवा देना। हम मान रहे हैं कि आपने इस हाउस प्रॉपर्टी को लोन से बनाया होगा और हम आपको इंटरेस्ट देना चाहते हैं। नहीं भैया नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि लोन से उसने हाउस प्रॉपर्टी डेवलप की है, तो उसके ऊपर, लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो उसका एक खर्चा है, और वो खर्चा यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूं? इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान देना जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इसके अंदर रिपेयर रिन्यूअल भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखे है अभी। कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि आपने कार लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे किया तो उसको यहां डिडक्ट कर दोगे। देखो एक बात कॉमन है, सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और टेनेंट से आने वाली इनकम जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू थी वो भी बिल्डिंग से ही रिलेटेड है। तो यानी कि एक सेंटर के ऊपर आने वाली इनकम और उसके ऊपर आने वाले सारे एक्सपेंसेस को हमने डिडक्ट किया है, और हमारा निकल करके आया है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये है जी इसका फॉर्मेट। बताओ कितना मुश्किल है ये, है ना? यह आसान है। 5 लाइनों में मेरा जवाब खत्म हो गया और 5 नंबर मेरी जेब में। सिंपल है। बोलो जी, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ सकता। हाँ जी, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी फॉर 5 लाख पर एनम, यानी कि ये इनका एक्चुअल रेंट है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है 3 लाख, 4.5 लाख और 7 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मैंने 7 लाख रुपए को, स्टैंडर्ड रेंट को बड़ा बना दिया, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें तो लोअर लेना है ना जी। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे जी अपना एक्सपेक्टेड रेंट पहले। कैसे सीक्वेंस लिखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है हमारी 3 लाख, ये है 4.5 लाख और ये है 7 लाख। इन दोनों का हायर और फिर उन दोनों का लो। तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया? 4,50,000। अब 4,50,000 को कंपेयर करेंगे 5 लाख के साथ। विच एवर इज हायर इज माई
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख रुपए है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लिखा ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स एंड हिज टेनेंट पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ₹50,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। तो हमने याद है बोला था, सीखा था कि सिर्फ ओनर के लेने हैं, तो ओनर के पेड बाय ओनर वाले लेंगे हम। 50,000 टोटल थे, उसको 3/5 किया तो 30,000 रुपीज यहां अमाउंट आ गया। और 4,70,000 मेरे पास में नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब मेरे पास क्वेश्चन में आगे बहुत से एक्सपेंडिचर और दिए हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें सिर्फ 2 एक्सपेंडिचर्स को, एक म्युनिसिपल टैक्सेस और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू कंस्ट्रक्ट और रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी को ही लेना है। तो बाकी सबको हम इग्नोर करेंगे, भगा दो इनको, कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। हमने सबको रिजेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, लेकिन ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ, बी पार्ट में सेलेक्ट होगा। 30% ऑफ एनएवी, चाहे वो ज्यादा आए कम आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे 4,70,000 रुपए का 30% कितना आ गया? 1,41,000। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था? 2,000 रुपीज। तो इसे भी डिडक्ट कर देंगे, तो फिर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3,27,000। बताओ, आप लोग तो सीख गए, कितने समझदार हो। हम तो ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को, क्या कहते हैं, हल्के में लेते। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? चलें आगे। अच्छा चलो, ये तो था केस 1। इसके ऊपर प्यारा सा एक नाम देंगे, हैशटैग व्हेन हाउस प्रॉपर्टी let out for complete year। हाँ जी, नेक्स्ट केस करेंगे, केस ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी समझते हो? खाली खाली रूम। खाली रूम कब खाली रूम कहा जाता है बताओ? जब उसमें टेनेंट ना हो। तो 1 मिनट के लिए मैंने रूम तैयार करवा लिया और टेनेंट को देने के लिए तैयार है ये, लेकिन उसमें टेनेंट नहीं है, तो वो क्या है? खाली रूम। इसको हम वैकेंसी कहेंगे क्या? झूठे हो आप। वैकेंसी तब कहेंगे जब ये टेनेंट को देने के लिए तैयार हो और मैंने बाहर टू लेट का बोर्ड लगा रखा। मैं ये कह रहा हूं, वैकेंसी को वैकेंसी तब कहेंगे जबकि हमने इस मकान को रहने लायक बना लिया हो, बाहर टू लेट का बोर्ड लगा दिया हो और अंदर कोई ना हो। हाँ सर, हम भी तो यही कह रहे थे। नहीं, तुम कह रहे थे मकान खाली है, यानी कि जब वो सब्जी लेने जाता है तब भी मकान खाली होता है, तो वो वैकेंसी हो गई। सर हमारा वो थोड़ी ना मतलब था, आप तो मजे ले रहे हो, बस ऐसे। अच्छा जी, कोई बात। आ जाओ जी, पढ़ते हैं केस ऑफ वैकेंसी। एग्जाम्पल के वे में मैंने है ना अपने पास में एक टेनेंट रखा, कब? 1/4/2021। ये मेरे मकान में रह रहा था और मुझे किराया दे रहा था, रेंट दे रहा था। कितना? 20,000 रुपए पर मंथ।
अचानक इसकी कंपनी ने इसका ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे शहर में। अब वो क्या करे? तो ये 1 अक्टूबर को मेरे पास में आया और कहता है सर मैं तो यहां से जा रहा हूं, अब जीवन में खालीपन। अब ये खालीपन बना रहा, यानी कि बाहर बोर्ड लगा रहा, अंदर मकान खाली रहा, इसको हम कहते हैं वैकेंसी। कितने महीने की? आ जाओ डेट डाल देते हैं। अच्छा 6 महीने की वैकेंसी, 1/12, 2 महीने, ठीक। 2 महीने तक वैकेंसी रही और मैंने इसे बहुत याद किया। मैंने कहा काश वो होता, मुझे रेंट देता, तो 40,000 रुपए का मेरा रेंट का नुकसान हो गया। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो ना? इसको हम कहते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। क्या कहते हैं इसको? आवाज नहीं आई। बिल्कुल सही। अब लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ गया। अब इसके बाद में किस्मत का तारा दोबारा चमका और एक नया टेनेंट मेरे पास में आ गया, जो कि मेरे पास 31/3/2022 तक रहा, यानी कि ईयर एंड हो गया वहां पे। और इसने मेरे को पता है कितना रेंट दिया? 30,000 पर मंथ। तो मैंने कहा थैंक गॉड, मैं तो सोच रहा था कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी तो आपने सही रिकवरी करवा दी। वो होता तो 20,000 ही देता, अब तो 30,000 मिले। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितने था? 2 महीने। अब मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए लॉस ड्यू टू वैकेंसी एक्चुअली हाँ कितना? 30,000 इंटू 2 या 20,000 इंटू 2। प्रॉफिट जाएगा हो गया। प्रॉफिट नहीं, वो है तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना लिखूं? क्या कहती है आपकी अंतर आत्मा? 40 लिखूं तो क्यों लिखूं और 60 लिखूं तो क्यों लिखूं? 40 क्यों लिखूं? सर वो ऑलरेडी रहता है ना, हमने उसी को बेच मार के एग्जिस्टिंग यूज कर रहा था वहां पे। ये 80% तक पहुंच गया बच्चा वहां पे, जो बोलना चाहिए इसको। कुछ और लोग भी कोशिश करो। ये देखो एक नया आया, कोई एडजस्ट नहीं करना। सुनो जी, सिखाने के तरीके होते हैं। अब मेरी बात सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूं। पिछली बारी मैंने क्या बोला था? पिछली बारी मैंने बोला था अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो हम कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू को, कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो वैल्यू है वही हम म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट मानेंगे, अगर नहीं दिया तो। अब मैं तुम्हें एक और नई बात बता रहा हूं, जब तक किराया बढ़ ना जाए तब तक पुराने किराए को ही हम किराया मानते हैं। ठीक है? किराया कब बढ़ा था बताना? दिसंबर में। तो उससे पहले हम इसी विचार में थे कि हमारा रेंट कितना है? 20,000। आगे 20 मिलेगा ऐसा सोचते थे, लेकिन आगे 30 वाला मिल गया हमारे। तो समझ में आई? तो हमारा ना लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है? 40,000 रुपए। ठीक है सर। अब ये तो समझ में आ गया कि लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है। 30,000 इंटू 2 मत करना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हाउ टू कैलकुलेट जीएवी इन दिस केस? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो सर हम कहेंगे हायर ऑफ, किसका हायर? एक्सपेक्टेड रेंट माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इज
ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या ये आपको स्पेशल केस दिखाई दे रहा है? हाँ सर, स्पेशल केस दिखाई दे रहा है हमारे को, क्योंकि वो क्या था, जनरल केस था जिसमें पूरे साल हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट रही थी। यहाँ पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी था, तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, ये लॉजिकल है कि नहीं है? एक बात बताओ कि एक्सपेक्टेड रेंट, यार उस टाइम पीरियड में जब मेरा लॉस हो रहा था, तो क्या मैं सच में रेंट एक्सपेक्ट कर रहा था? देखो कर तो रहा था मैं कि कोई आ जाए, लेकिन खाली मकान से रेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? जब तक कोई आएगा, मुझसे पूछेगा, तभी तो मैं एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करूंगा ना। कोई आ ही नहीं रहा था, तो ये 2 महीने मेरा रेंट खराब हुआ ना, तो उसको एक्सपेक्टेड में से भी माइनस कर देंगे, और एक्चुअल में तो वो इंक्लूड ही नहीं है। क्यों जी? तो जीएवी क्या हो जाएगी? इन दोनों का हायर। आओ निकाल ले। हाँ सर निकाल लेते। अच्छा आओ दिखाता हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्चुअल रेंट जो है, मेरा एक्सपेक्टेड रेंट जो है, एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो है 12 लाख रुपए पर एनम। ठीक है आरुषा जी, अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कहती है हाँ सर, अब तो आप बनाओगे मेरे कहने के बाद में। तो सर 12 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट में से, और एक्सपेक्टेड कैसे निकलता है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो 3 चीजें दी हुई होंगी क्वेश्चन में। एक्सपेक्टेड रेंट में से माइनस कर देंगे 40,000 रुपए, कितना आ गया? 11,60,000 रुपए। और एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है सर? 20,000 इंटू कितना? 5। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6, और प्लस 30,000 इंटू 4, कितना आता है ये? 3 कैसे? जनवरी में आया था या दिसंबर में आया था? चाचा 1/12 लिखा है, 1/12 लिखा है बेटा, दिसंबर है। ये घर से निकला ही है क्वेश्चन को गलत करने। आप क्वेश्चन तू सही हो कैसे जाएगा? तुझे गलत करके दिखाऊंगा। मेरा टीचर मुझे कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, लेकिन जो हुनर मेरे पास है उससे मैं गलत करके दिखाऊंगा। दुष्ट प्राणी। कितना हुआ? आयुषा जी जवाब दीजिए। समझ गई प्यारी, समझ गई। हाय राम, नहीं वो कहती है मैं तो समझ गई, ऐसा आता भी है। हाँ जी, कोई शक? फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से, एज इट इज। हाँ जी, मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उसको साल के शुरुआत में ये पता था कि उसका रेंट 12 लाख रुपए एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे? हाँ सर, उसको म्युनिसिपैलिटी ने बता दिया था, उसको पड़ोसी ने बता दिया था, उसको रेंट कंट्रोल एक्ट ने बता दिया था साल के शुरुआत में ही। और फिर भी उसने, उसको कायदे से करना क्या चाहिए था? कितने रुपए पर मंथ पे रेंट पे देना चाहिए था ये मकान? कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ पे तो देना चाहिए था ना। और उसने क्या किया? 20,000 रुपए पर मंथ पे ही दिया शुरुआत से। इसका मतलब वो अपने आप को 80,000 रुपए के लॉस में पहले ही लेकर के चल रहा था। यानी कि सरकार कह रही है, दुनिया चीख चीख के उसको कह रही है एक्सपेक्ट कर 1 लाख रुपया, और ये 20,000 रुपया ही ले रहा है। इसका मतलब इसको आगे जा करके ज्यादा अमाउंट के ऊपर टैक्स देने वाला है, ये पहले से मालूम ही था। सर जरूर इसने अपने किसी रिश्तेदार को रेंट पे ये दिया होगा, जिससे ये ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करना चाहता। तो सर लॉजिकली ये मेरे को ना आयुषा जी की वजह से ऐसा बनाना पड़ा, जिन्होंने ये कहा बीच में कि सर हमेशा एक्चुअल रेंट ही तो जीतता है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन कुछ भी ड्राफ्ट किया जा सकता है, आपको सबके आंसर आने चाहिए। आपका एक्सपेक्टेड रेंट भी, आपका स्टैंडर्ड रेंट भी
आपके म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, और आपका एक्सपेक्टेड रेंट भी आपके एक्चुअल रेंट से ज्यादा हो सकता है। तो जो नियम कानून बताए जाएं, जो रूल्स बताए जाएं, उसी को ही फॉलो करना है हमने। अपनी तरफ से फिगर्स को देख करके, जो अकाउंट्स में अपने को आदत पड़ी हुई है ना, बड़ा वाला है ये, सेंटी हो जाते हैं उस फिगर के साथ में, और बचपन से सिखाया जाता है। कहते हैं जी कैपिटलाइज नेचर का मान लो अगर लाखों में फिगर है तो, रेवेन्यू नेचर का मान लो अगर हजारों में फिगर है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके नेचर को पहचानना पड़ता है हमारे। अच्छा जी, इस पॉइंट पे किसी को कुछ पूछना है यहां आगे चलो? चलिए एक क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं इसके ऊपर, लिखिएगा क्वेश्चन। मिस्टर एक्स लेट आउट his house property on monthly rent of rupees 50,000, municipal valuation, fair rental value, standard rent। ये था 6 लाख रुपए, ये था 5 लाख रुपए, और स्टैंडर्ड रेंट जो था वो था 4 लाख रुपए। यहां पे लॉस ड्यू टू वैकेंसी था, ये पर एनम है। जब कुछ नहीं दिया हुआ होता ना, उसको हम पर एनम पूरी प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू मानते हैं। लो मैं लिख देता हूं, पर मंथ 6 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट अगर किसी का होगा तो वो 50,000 रुपए पर मंथ पे अपने रिश्तेदार को ही केवल किराए पे देगा। अच्छा खैर कोई बात नहीं। लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऐसा लिखने की बजाय मैं लिख देता हूं वैकेंसी 3 months। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 पर मंथ कीजिए इस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं म्यूनिसिपल टैक्सेस नहीं है इसके अंदर, और ना ही रेंट दोबारा बढ़ा है। सर कौन से महीने में वैकेंसी हुई थी, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन को तरीके से, हेडिंग डाल करके, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी of Mr. X for assessment year so and so, जो भी होगा। और फिर आप लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बताइए सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है? आइए कंप्यूट कर लेते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी का केस है। ऊपर करना है एक बार हल्का सा ऊपर। कंप्यूटेशन हो गया सर, हो गया। कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग taxable amount of income from house property। फिर सीधा ये नहीं लिख सकते कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी? जितना ज्ञान मुझे है वही मैं आपको दे सकता हूं।
अच्छा जी, लिखें। सबसे पहले क्या होगा सर हमारे पास में? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, फिर फेयर रेंटल वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड रेंट। कितना कितना है बोलो? 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। 4 लाख। तो उन दोनों का हायर 6 और 5, 6 और फिर उसके बाद में 6 और 4 का लोअर। तो हम क्या कहते हैं? देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 4 लाख। लेकिन इसमें से हमें क्या माइनस करना है? लॉस ड्यू टू वेकेंसी माइनस लॉस ड्यू टू वेकेंसी। तो 4 लाख माइनस कितने महीने का था लॉस? 3 मंथ्स का। तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए। ये अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। और फिर एक्चुअल रेंट कितना था बोलो? 50,000 इंटू, हाँ 12 वाले की आवाज आई मुझे। 9 मंथ्स की तो वैकेंसी थी, तो उसमें तो मिला ही नहीं, तो 12 करेंगे तो गलत हो जाएगा। 4,50,000 और दोनों का हायर इज जीएवी। ठीक है सर। $4,50,000। अब माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस सर है ही नहीं, फिर भी लिखना जरूरी है क्या? हाँ सर, फॉर्मेट है ना। नेट एनुअल वैल्यू $4,50,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। कितना आ गया ये? 1,35,000। और बी पार्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 2,000 इंटू 12 24,000। कितना आ गया? 2,91,000 इज अवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा वर्किंग नोट और ये हमारा मेन आंसर। ऐसे ही करना है आप। वर्किंग नोट बाद में दिखा दूंगा।